तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात करते हैं। तो बेटा इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जी बाइंडिंग एनर्जी को। बाइंडिंग एनर्जी से क्या मुराद है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये एटम्स जो हैं, एक दूसरे से बाइंड किस तरह से करते हैं, ठीक है, उनकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग किस तरह से बनती है। तो अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखा कि जिन एटम्स के पास जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो उतना ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि दोबारा से भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनोडियम है, इसमें आप देख सकते हैं टाइटेनियम के पास 2 तो s के इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 d के इलेक्ट्रॉन्स हैं। वेनोडियम में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। क्रोमियम में टोटल ये d में 5 हैं और मैंगनीज में इसी तरह 5 हैं d में, और आयरन में 6 है। तो जैसे जैसे ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जाती है, इसी तरह जो बाइंडिंग एनर्जी है एलिमेंट्स की वो भी इंक्रीज़ करती जाती है। इसका मतलब है कि लेफ़्ट टू राइट जो है, ये बाइंडिंग एनर्जी का जो ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट ट्रांजिशन मेटल सीरीज़ में, ये इंक्रीज़ करता जाता है, ठीक है। तो इसी तरह जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है जी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड एंड द प्रेजेंस ऑफ हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। इनके पास डी ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होते हैं, इस वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स form a d orbital in addition to the ns electrons in the inner atomic metallic bonding। हाँ जी, d orbitals की इन्वॉल्वमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ जाती है, बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ती है। इसी तरह मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज होते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग। एटम्स के दरमियान में जो एटॉमिक बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। दैट्स वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ये आपके सामने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स है, ये पूरी सीरीज़ के दिए भी गए हैं, आप देख सकते हैं। जो स्कैंडियम है इसका मेल्टिंग पॉइंट 1400 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि जो जिंक है इसका जिंक तो नॉन टिपिकल है, इसलिए इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कॉपर तक। तो कॉपर जो है इसका 1083 है डिग्री सेंटीग्रेड में मेल्टिंग पॉइंट। इसी तरह आप देख सकते हैं कि जो स्कैंडियम है इसका बॉइलिंग पॉइंट 2477 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि जो कॉपर है उसका 2582 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स का जो ट्रेंड है, ये भी बाइंडिंग एनर्जी की तरह जो है ये लेफ़्ट टू राइट अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ने से इंक्रीज़ करता जाता है। इसी तरह अगर हम एटॉमिक रेडियाई को डिस्कस करते हैं, तो जो एटॉमिक साइज़ है, एटॉमिक रेडियस है, इसको हम पहले भी अपने मुख्तलिफ लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। फिर से बात करते हैं। ये आपके सामने होल पीरियोडिक टेबल जो है इसको एटॉमिक साइज़ के हवाले से बताया गया है। तो अभी हम यहाँ पर जो है जो ज़्यादा चीज़ें गौर से देखेंगे। आज हमने सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट्स को देखना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास है, हमारे पास स्कैंडियम है ट्रांजिशन मेटल। आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट टू राइट जो एटम का साइज़ है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है, लेकिन उसमें बहुत माइन्यूट चेंज आ रहा है, ठीक है। वैसे आप देख सकते हैं बाकी जो हैं ये आपके पास जैसे पहले ग्रुप्स थे, पहला ग्रुप है, पहला पीरियड है, दूसरा पीरियड है, तीसरा पीरियड है, उसमें आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट टू राइट क्या है, एटम के साइज़ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। एटम का साइज़ डिक्रीज़ होता जा रहा है और जो है डाउन द ग्रुप एटम का साइज़ बड़ा होता है। तो यहाँ पर हमने जस्ट ट्रांजिशन मेटल को डिस्कस करना है, ट्रांजिशन मेटल्स को। तो लेफ़्ट टू राइट है जी, एटम्स का जो साइज़ है ये छोटा होता जाता है। और एटम के साइज़ के छोटा होने की क्या वजह है कि लेफ़्ट टू राइट जो है ये न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है ये बढ़ता जा रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से मुराद है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की भी तादाद बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है ये अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को और ज़्यादा अच्छी तरह से होल्ड करता है और जो एटम है उसका साइज़ जो है वो पिछले एटम की निस्बत छोटा हो जाता है। तो जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनमें भी वही ट्रेंड है जो नॉर्मली हमने बाकी ग्रुप्स में पढ़ा था, ठीक है जी। तो ये तो था एटॉमिक रेडियाई के हवाले से बात। इसके बाद अब हम बात करते हैं कुछ पैरामैग्नेटिज्म के बारे में। ये पैरामैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिज्म से क्या मुराद है। मैग्नेट जो होता है, आप देख सकते हैं कि ये आपके पास मैग्नेट है। तो मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं। पोल्स में इस तरह से रेडिएशंस जो हैं ये इमिट हो रही होती हैं,
ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, आपके पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, ठीक है। और ये मैग्नेटिक की डोमेन्स हैं, ये अलाइंड डोमेन्स हैं और ये रैंडम डोमेन्स हैं। मतलब कि मैग्नेट में की जो रेज निकलती हैं, या आप उनको शुआएँ समझ लें, जो रेडिएशंस जो निकलती हैं एक मकनातीस के अंदर से, मैग्नेट के अंदर से, ये यहाँ पर रैंडमली पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये अलाइंड है, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, इन दी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर होता है किसी एलिमेंट के लिए, तो उसके जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, या जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इस तरह से रैंडमली मौजूद होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी सब्सटेंस है, उसके पास मैग्नेटिक फील्ड उसके करीब किया जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका जो स्पिन है, वो इस तरह से अलाइन हो जाता है, बिल्कुल तरतीब से आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं पैरामैग्नेटिज्म के हवाले से, कि पैरामैग्नेटिज्म होता क्या है, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, ठीक है। अगर आपने अपने किसी भी इस तरह ये सब्सटेंसेस हैं आपके पास, जिनके पास ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आप इनको रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड उनको वीकली अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये क्या कहलाते हैं, आपके पास पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं। इनको हम पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। और पैरामैग्नेटिज्म जो है ये किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है। अब ये जो स्कैंडियम है, इसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, टाइटेनियम में 2 हैं, विनोडियम में 3 हैं, क्रोमियम में, ये आप देख सकते हैं टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह मैंगनीज है, यहाँ पर भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो आयरन है, इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है, मैंगनीज तक बढ़ी है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आयरन में यहाँ से फिर कपलिंग होना शुरू हो गई है, ठीक है। तो इस वजह से आयरन जो है ऑनवर्ड, इसमें पैरामैग्नेटिज्म का बिहेवियर कम होना शुरू हो जाएगा। मतलब कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, वो चीज़ों को रिपेल करना शुरू कर देगी, मतलब या कम अट्रैक्ट करेगी। तो इस वजह से इस प्रॉपर्टी को हम पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं, जो कि किसकी वजह से होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। तो इसके बाद पैरामैग्नेटिज्म के बाद हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स अभी हमने बात की कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, इनमें जो स्कैंडियम है, हमने अभी बात की पहले भी, कि ये हमारे पास इसके जो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, +1 +2 +3। टाइटेनियम है, ये जो है ये -2 -1 भी शो कर सकता है। इसके अलावा +1 +2 +3 +4 तक ये जाता है, और ये ज़्यादातर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और जो विनोडियम है, ये +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। इसी तरह ये जो क्रोमियम है, ये +6 तक करता है। मैंगनीज़ है, +7 तक करता है। आयरन जो है ये +7 तक करता है। तो मतलब मैंगनीज़ और आयरन की जो है ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, इसकी +7 तक जाती हैं। कोबाल्ट है, इसकी +5 तक है। निकल की +4 तक है। कॉपर की +4 तक है। जिंक की +2 तक है। तो इस तरह ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं ये शो करते हैं। मतलब कि ये दूसरे कंपाउंड पे या एटम पे डिपेंड करता है कि वो इनके साथ कितने बॉन्ड्स बना सकता है। तो उस हवाले से, उसी लिहाज से ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ शेयर करके बॉन्डिंग करती हैं। इसका मतलब है कि ये अपने डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल करके तो दूसरे एटम के साथ बॉन्ड जब बनाती हैं, तो उससे ज़ाहिर होता है कि इसने अपने इस कंपाउंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं, जिससे इसने दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग की है। तो ये तो थी कुछ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ट्रांजिशन मेटल्स की। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये डिफरेंट कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं, इनके कलर्स होते हैं। तो ये कलर्स क्यों शो करती हैं, जो एक फिनोमेना है उसको हम डी ट्रांजिशन कहते हैं। तो ये डी ट्रांजिशन क्या है, पहले इसका देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। तो डी ट्रांजिशन मीन्स द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द डी ऑर्बिटल्स। मतलब डी ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। दिस ट्रांजिशन इज द रीज़न फॉर कलर फॉर डी ब्लॉक कंपाउंड्स। In complexes in octahedral field, d orbitals split into lower energy levels and higher energy levels orbitals। जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये टोटल 5 d ऑर्बिटल्स हैं, dxy dyz dxz, और ये dx² -y² dz²। तो होता क्या है कि जब इनको एनर्जी दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और ये जो d ऑर्बिटल है पूरे का पूरा ये 2 एनर्जी लेवल्स में डिवाइड हो जाता है। ये लोअर एनर्जी लेवल पे 3 ऑर्बिटल्स रह जाते हैं, और 2 जो हैं वो हायर
हायर एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हायर एनर्जी लेवल पर चले गए, यहाँ पर इसको हम कहते हैं डी ट्रांजिशन। और इसकी वजह से ये जो है ये कलर्ड कंपाउंड जो होते हैं ये सारा विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे इनमें स्कैंडियम है और जो जिंक है, ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ये कलर को एब्जॉर्ब नहीं करती, इस वजह से ये आपको वाइट दिखाई दे रहे हैं, ये कलरलेस हैं। जबकि टाइटेनियम से लेके कॉपर तक आप देख सकते हैं कि इनके डिफरेंट कलर्स हैं। मैंगनीज का जैसे पर्पल कलर है। ठीक है, तो ये कलर्स आपको जो है नज़र आते हैं और ये डी ट्रांजिशन की वजह से आते हैं, क्योंकि ये वाले जो कलर्स हैं ये विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और जो विजिबल लाइट है उसको हम अपनी आम आँख से देख सकते हैं। इसी वजह से ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं ये कलर्स शो करती हैं। तो यहाँ पर हम मज़ीद इसके बारे में आप देख सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल्स जो है ये 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाता है। डी इलेक्ट्रॉन्स प्रमोट हो जाते हैं लोअर से हायर एनर्जी लेवल में। ठीक है, और लाइट नॉट एब्जॉर्ब्ड विल सीन एज कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, और वो लाइट जो नहीं एब्जॉर्ब होती, मतलब जैसे हमारे पास विजिबल लाइट है उसके टोटल 7 कलर्स होते हैं उसमें, तो कुछ कलर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और कुछ ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो जो एब्जॉर्ब हो जाता है वो तो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन जो ट्रांसमिट हो जाता है वही कलर जो है हमें नज़र आता है। तो लाइट नॉट एब्जॉर्ब्ड विल बी सीन एज कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, तो वही जो लाइट का जो कलर एब्जॉर्ब नहीं होता वही हमें उस कॉम्प्लेक्स का कलर जो है वो नज़र आ रहा होता है। जैसे दरख्त हैं, ठीक है, तो पत्ते जो हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो उनमें जो ग्रीन कलर होता है वो उसको ट्रांसमिट कर देते हैं, इसलिए हमें पत्ते जो हैं वो ग्रीन कलर के नज़र आते हैं। ठीक है, तो ये तो था कुछ कलर के हवाले से बात। इसके बाद हमारे पास है जी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ये क्या होते हैं जी? फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, द ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स इन विच स्मॉल एटम्स सच एज हाइड्रोजन, कार्बन, बोरोन एंड नाइट्रोजन ऑक्यूपाई द एम्प्टी स्पेसेस इन देयर लैटिसेस. Okay, there are usually non-stoichiometric and are neither typically ionic nor covalent. मतलब या तो ना तो हम इनको आयनिक कंपाउंड्स कह सकते हैं ना ही कोवलेंट कंपाउंड्स कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स जो हैं ये बनते किस तरह से। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ट्रैप्ड एटम्स के तौर पर यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं। ये हमारे पास मेटल एटम्स हैं जो कि अरेंज्ड हैं। ठीक है, ये एक मेटल है, ये कंपाउंड अरेंज्ड है। तो इनके दरमियान में ये जो खाली जगह हैं इनको इंटरस्टिशियल वॉइड्स कहा जाता है, या आप एम्प्टी स्पेसेस कह लें। ठीक है, तो इन एम्प्टी स्पेसेस पे ये जो कुछ छोटे साइज़ के एटम्स होते हैं, जैसे अभी हमने एग्जांपल्स पढ़ी हैं पीछे, हाइड्रोजन या बोरोन या नाइट्रोजन है, ये यहाँ पे ट्रैप कर जाते हैं, धंस जाते हैं, फंस जाते हैं। इसकी वजह से ये जो नया कंपाउंड बनता है इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहा जाता है। इंटरस्टिशियल का मतलब होता है इन बिटवीन, जो दरमियान में ऐसे फंसा हुआ है कि एक कंपाउंड था वो मौजूद था और उसकी जो खाली जगहों में कुछ और एटम जो हैं यहाँ पर आ गए हैं और वो इस पूरे कंपाउंड को डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये दे देते हैं। इस वजह से हम इनको इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहते हैं और इनकी कुछ एग्जांपल्स जो हैं ये यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं। और एंड पे हमारे पास है जी अलॉय फॉर्मेशन। तो अलॉय फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर की अलॉयज़ एक्चुअली होती क्या हैं? ये होती हैं जी हमारे पास जैसे स्टील है, ब्रॉन्ज है, ब्रास है ये। ठीक है, और ये स्टील, कॉपर, तो ये डिफरेंट जो हैं ये आप देख सकते हैं। कास्ट आयरन, ये अलॉयज़ जो हैं ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के या मिक्सचर से, मेटल्स के मिक्सचर से या मेटल नॉन मेटल के मिक्सचर से बनती हैं। तो अलॉय फॉर्मेशन में भी जैसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं इसी तरह से मिक्सिंग हो जाती है। जैसे आप देख सकते हैं ये प्योर मेटल है। ठीक है, इसमें सारे ये रेड कलर के आपको एटम्स नज़र आ रहे हैं, ये एक प्योर मेटल है। तो प्योर मेटल में अगर आप सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, मतलब एटम्स ऑफ वन मेटल सब्स्टिट्यूटेड विद अदर ऑफ इक्विवेलेंट साइज़, इसको ब्रास या ब्रॉन्ज जैसे मेटल्स बनती हैं। तो आप देख सकते हैं कि इक्विवेलेंट साइज़ जो है उसके अगर आपके पास एटम्स इनके अंदर मिक्स कर दिए जाते हैं इस तरह से, तो ये आपके पास बन जाती है अलॉयज़ बन जाती हैं। ठीक है, और अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्मॉल एटम्स ट्रैप्ड विद इन मेटल क्रिस्टल मैट्रिक्स, तो ये स्टील है। स्टील किस तरह से बनता है कि प्योर मेटल जो है उसकी एम्प्टी स्पेसेस में कोई स्मॉल एटम जो है ये इस तरह से आके घुस जाते हैं या धंस जाते हैं, इसलिए इसको इंटरस्टिशियल अलॉय कहा जाता है। ये सब्स्टिट्यूशनल अलॉय है कि सब्स्टिट्यूशन हुई है कि यहाँ से एक प्योर मेटल में से एक एटम निकल गया और उनकी जगह पे बाकी एटम्स आके लग गए हैं। यहाँ पर
सब्स्टिट्यूशन नहीं हुई यहाँ पे, खाली जगहों में जो छोटे एटम्स थे वो आके धस गए हैं, इसलिए इसको इंटरस्टिशियल अलॉय कहा जाता है। और ये जो है ये सब्स्टिट्यूशनल और इंटरस्टिशियल अलॉयज़ दोनों ही हैं, जिसको जो कि स्टेनलेस स्टील जैसे बनता है, कि इसमें प्योर मेटल भी है, उसके कुछ एटम्स को रिप्लेस भी किया गया है, ठीक है, और कुछ जो है उनकी खाली जगहों में एटम्स जो है ये आके धस गए हैं, जिसकी वजह से ये जो अलॉय है इसको सब्स्टिट्यूशनल और इंटरस्टिशियल दोनों तरह के अलॉयज़ जो है ये हम कह सकते हैं। तो ये तो था हमारा जो ट्रांजिशन मेटल्स और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के हवाले से हमारा आज का लेक्चर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा आज का लेक्चर जो है वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। हमारा आज का लेक्चर जो था वो यहीं तक था। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।